नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत के लिए नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं से जुड़ी एक जटिल समस्या है। लेकिन कुछ सालों में केंद्र सरकार की नीतियों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा बलों का लगातार दबाव और शांति वार्ता को लेकर सरकार के कड़े रुख ने नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मार्च 2026 की डेडलाइन है, लेकिन जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों के टॉप नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उससे लगता है कि शाह की डेडलाइन से पहले ही देश से रेड कॉरिडोर और नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी नक्सल मोर्चे पर सरकार और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 210 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में रहने का फैसला किया है, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव उर्फ रुपेश भी शामिल हैं। रुपेश ने अपने सभी साथियों से सरेंडर करने की अपील की है और उन्होंने कहा कि वो केवल हथियार छोड़ रहे हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर वो लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या वाकई नक्सली हथियार छोड़कर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की चाह रखते हैं? क्या सुरक्षा बलों और एनकाउंटर का खौफ इस कदर बढ़ गया कि नक्सलियों को अब गोलीबारी की राह पसंद नहीं आ रही? नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद अपनी विचारधारा के साथ लोगों की लड़ाई करने के क्या मायने हैं? विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में संविधान और गुलाब लिए ये वो नक्सली हैं जो कुछ दिन पहले जंगलों में हथियार लेकर लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, लेकिन आज ये सभी नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और देश के संविधान के हिसाब से जिंदगी गुजारने को तैयार हैं। देश में ये हालात बदलने में काफी वक्त भी लगा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस विश्वास से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि देश से नक्सलियों का सफाया जल्द हो जाएगा। सरकार की नीति और सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरे नक्सली अब सरकार की अपील पर हथियार छोड़ने को तैयार हैं। नक्सलियों के सरेंडर करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। शाह ने कहा कि जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से अब तक 2100 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 1785 गिरफ्तार किए गए हैं और 477 मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक समय नक्सल आतंक का गढ़ रहे अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को आज हिंसा से मुक्त घोषित किया गया है। अब केवल दक्षिण बस्तर में कुछ नक्सली बचे हैं, जिन्हें जल्द खत्म कर दिया जाएगा। जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो, सबका स्वागत है। हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं, तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लगातार नक्सलियों के सरेंडर से सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा है। साथ ही सरकार की विकास और विश्वास को लेकर बनाई गई नीति भी कामयाब हो रही है। पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ में 258 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जिनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव उर्फ रुपेश भी शामिल हैं। सीएम साय ने इस नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण अभियान है। उनका कहना है कि अब नक्सली समझ चुके हैं कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता, विकास, शिक्षा और रोजगार ही भविष्य का रास्ता है। लेकिन आज का ऐतिहासिक है, क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। वहीं डीजीपी अरुण कुमार गौतम ने कहा कि जो युवा नक्सली विचारधारा को लेकर लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे, उन्हें मालूम चल गया कि केवल हथियार से विकास संभव नहीं है। जबकि सरेंडर करने वाले नक्सली रुपेश ने भी अपने साथियों से हथियार डालने की अपील की है।
उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़े। फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका है, जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है हमें। पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज सरकार ने समर्पण इवेंट किया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सरेंडर करने वाले सभी नक्सली असली हैं। महाराष्ट्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार में सरेंडर करने का कंपटीशन चल रहा है। देखिए, अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते हैं तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासियों को नक्सली बताकर सिर्फ नाम से सरेंडर किया जा रहा है। तो सबका प्रोफाइल सार्वजनिक करिए आप कि कौन सा नकली नक्सली किस केस में, कब एफआईआर हुआ था, कौन सा धाराएं लगी थी, वो किस गांव का है, सब प्रोफाइल जारी करिए। इससे पहले नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर मोजुल्ला वेणुगोपाल राव और भूपति ने भी हिंसा का रास्ता छोड़ा। उसके साथ 60 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर किया। भूपति 80 दशक से माओवाद संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहा था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भूपति मोस्ट वांटेड था और छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जबकि अन्य राज्यों को मिलाकर 6 करोड़ से ज्यादा का इनामी है। वहीं 15 अक्टूबर को कांकेर जिले में करीब 50 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिसमें टॉप लीडर राजू सलाम, कमांडर प्रसाद और मीना शामिल हैं। जंगलों से बाहर आकर इन नक्सलियों ने कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में हथियार डाले। ऐसा इसलिए है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय नक्सलियों की छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। देश में अब नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटाकर 11 रह गई है, जबकि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले भी 6 से 3 हो गए हैं। अब केवल छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही ऐसे जिले हैं जो नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प और सुरक्षा बलों की रणनीति से देश में नक्सलवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो नक्सलवाद के सफाई का जो मिशन है और आत्मसमर्पण जो कराया गया है और लगातार इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, आगे बढ़ा जा रहा है, ये वाकई इसकी हम सराहना कर सकते हैं। देखिए, नक्सलवाद को शुरू से अभी तक जितना हमने देखा, सुना, पढ़ा, समझा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लोगों ने अपनों को खोया, राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ, हर तरीके से जितनी चीज़ों को खोया है हमने, उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना इम्प्रूव हुआ, कितनी इन चीज़ों पर हम काम कर पाए हैं। तो नक्सलवाद को रोकने के लिए और इसके खात्मे के लिए यदि लगातार प्रयास किए गए हैं और उसमें वाकई गिरावट आई है, उन आंकड़ों को देखा जाए पहले से आज के समय में कंपेयर करते हुए, तो हम बिल्कुल इसकी सराहना कर सकते हैं, सरकार के इस प्रयास की सराहना कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कुछ काम जो रह गया है, यदि ऐसे ही चलता गया तो शायद जो एक लक्ष्य रखा गया है उससे पहले हम इसको पार पा जाएंगे। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ आज सभी एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो इस पर, नक्सलवाद पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे निपेंद्र पटेल। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला। आर.के. शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नक्सल एक्सपर्ट डॉक्टर वर्णिका शर्मा आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आज क्योंकि वर्णिका जी अभी कनेक्ट नहीं है, संजय शेखर जी मैं आपसे करूंगी, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं या नक्सल पर बात करूं, लगातार ओवरऑल एक हमारी जो चर्चा आज नक्सलियों को लेकर है, सरकार के प्रयास पर है, तो छत्तीसगढ़ हुआ, बक्सर हुआ, ये एरिया सबसे ज्यादा हमेशा प्रभावित रहा है। आज सरकार के जो प्रयास हैं और लगातार ये जो एक मिशन है आत्मसमर्पण कराने का, इसे किस तरीके से देखते हैं? और असल में यदि देखा जाए आंकड़ों के मुताबिक हमने कितना जीता है या सरकार के प्रयास से कितना हम इस पर जीत पाए हैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए, और पूरी तरीके से खात्मा यदि हम देखें आने वाले समय में इसी रफ्तार से चले, कब तक माना जाए? देखिए, एक बहुत बड़ी सफलता है। सफलता इस रूप में है कि देखिए, आज जितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया, सवाल राजनीतिक रूप से कांग्रेस जो भी उठाए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इतने सारे हथियारों के साथ और रूपेश जिसके नेतृत्व में तमाम माओवादियों ने आज समर्पण किया है, वो रूपेश ने ही सबसे पहले पिछले 6-8 महीने पहले से एक सशर्त वार्ता की पेशकश की थी और सरकार के तरफ से शांति वार्ता के लिए पहल करने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, आपको हथियार के साथ ही आना पड़ेगा, हथियार छोड़ करके आप हथियार लेकर के आइए, हथियार छोड़िए, संविधान उठाइए, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ फोर्स का लगातार उनके ऊपर कार्रवाइयां होती रही, लगातार दबाव बनता रहा और आखिरकार माओवादियों कई सारे मेंबर, बड़े मेंबर, जिसमें सबसे पहले तो जो सीपीआई माओइस्ट के जो महासचिव है वो मारा गया, उसके बाद 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया, और उसके बाद लगातार कार्रवाइयां हो रही थी, लगातार जो माओइस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो रहे थे। और इस सब के बीच में अब माओवादियों की छुपने की जो मुफीद जगह, जहां जहां जो जगह होती थी, जहां पर वो छुप जाया करते थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि सब जगह फोर्स का मूवमेंट बढ़ा, फोर्स के वहां पर कैंप बने, सड़कें बन रही है, तो इनके पास अब वो जगह बची नहीं थी। एक और जो अनुकूल स्थितियां इस बीच में पैदा हुई वो ये कि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र में मोदी सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने दृढ़ निश्चय किया, और दूसरा बड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, और दोनों सरकारों ने मिलकर के लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर एक 2 महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, टारगेट देते हैं। पहली बार टारगेट भी तय किया गया था कि मार्च 2026 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और जो अनुकूल स्थितियों की बात की, एक तो केंद्र और राज्य के कोऑर्डिनेशन, दूसरा स्टेट कोऑर्डिनेशन। पहले ये होता था कि एक राज्य में अगर दबाव बढ़ता था तो दूसरे राज्य में जाकर के छुप जाते थे, लेकिन अभी सौभाग्य की स्थिति ये है कि केवल एक राज्य तेलंगाना को छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं और झारखंड को उधर ऊपर छोड़ दे तो सब जगह या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है। आप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इधर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनडीए की सरकार है। तो सब जगह से एक साथ पूरी जो फोर्स है वो माओवादियों के खिलाफ टूट पड़ा, और आखिरी में माओवादियों के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए तमाम लोग, और चूंकि सरकार ने साफ कह दिया था कि आपको हथियार छोड़ के ही आना पड़ेगा, संविधान उठा करके ही आना पड़ेगा, तो अब इनके पास रास्ता नहीं था, और आकर के इन्होंने महाराष्ट्र में सरेंडर किया, छत्तीसगढ़ में आज सरेंडर हुआ है, आने वाले दिनों में और भी सरेंडर होंगे। तो कमर टूट गई है। हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब जो है माओवादियों की जो पूरी ताकत है वो करीब 65-70% तो खत्म हो चुका है। कुछ बड़े लीडर है जिसमें हिरपा है, बाकी लोग हैं वो अभी तेलंगाना में छुपे हुए हैं, दूसरे राज्यों में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन चूंकि आपके पास कैडर नहीं रहेगा। आज जितने 210 माओवादी जो सरेंडर किए वो कहाँ के हैं? वो अबूझमार के हैं। अबूझमार को माओवादियों का मुख्यालय कहा जाता था। रेड कॉरिडोर की जो परिकल्पना थी पशुपति से लेकर के तिरुपति तक का, उसके बीच में अबूझमार का एक ऐसा इलाका जो आजादी के 75 साल बाद भी आज भी अनसर्वेड है। वहां कहाँ क्या है किसी को पता नहीं है। कोई सरकार आज तक वहां राजस्व सर्वे तक नहीं करा पाई, रेवेन्यू रिकॉर्ड वहां का नहीं है।
तो वो इलाका जो सबसे ज्यादा सुरक्षित उनका था, वहां से अगर 210 माओवादी आकर के सरेंडर करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि अब माओवादियों की कमर पूरी तरीके से टूट गई है। ठीक है। और मैं एक पत्रकार के तौर पे कहूंगा कि करीब 70% 75% कामयाबी इस मोर्चे पर सरकार को मिल गई है। बिल्कुल। संजय जी वापस आऊंगी, हमारे साथ डॉक्टर वर्णिका शर्मा नक्सल एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं। वर्णिका जी, मुझे ऐसा लगता है नक्सलवाद पे बात करना, हम पहले भी कई चर्चाओं में रहे, जब हमने कोई बड़ी कार्रवाई होती थी, एनकाउंटर होता था, हम बात करते थे इस पे। लेकिन नक्सल मुक्त अभियान एक बड़ा अभियान है, और इस अभियान को देखते हुए यदि, जैसे कि संजय जी ने भी बताया कि 70% हमें लगता है हमने कामयाबी हासिल की है, जो एक मिशन लेके चलते हैं मैम, और जो एक लक्ष्य है कि हमें इतने ड्यूरेशन में नक्सल मुक्त भारत करना है, तो कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2025 में ही इसका दी एंड हो जाएगा पूरी तरीके से, और कैसे कर पाएंगे जो थोड़ी बहुत चीजें भी रह गई हैं? राखी जी, आपके सभी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम आपके साथ पहले भी चर्चाओं में बैठे हैं इसी चैनल में, और अक्सर ये प्रश्न उठता था उस समय भी कि आखिर नक्सलवाद का अंत कब, या जिसको माओवाद कहते हैं, इसका अंत कब। तो आज से 2 वर्ष पहले पीछे जाकर के जब हम देखते हैं, तो इसका कोई भी उत्तर हमारे पास नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती थी। प्रॉपर स्ट्रेटजी होती थी तो उसमें प्रॉपर टैक्टिक्स हम डेवलप नहीं कर पाते थे। लेकिन एक एनालिटिकल वे पे हम जा करके देखते हैं तो पिछले 2 वर्षों में, खास तौर से मोटे मोटे तौर पे जो 1.5 वर्ष हम एक काउंटिंग में लेते हैं, उसमें जो हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी रही है, वो ग्राउंड पे तो टैक्टिकली महत्व की रही ही है, पर उन्होंने ऑफ द ग्राउंड जो स्ट्रेटजी की है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि ये जो दोनों स्ट्रेटजी है, ये पैरेलल वर्क की हैं। एक दूसरे से इन दोनों स्ट्रेटजी का कोऑर्डिनेशन नंबर 1, एक दूसरे से सुरक्षा बलों का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, फिर उसके बाद वहां के जन सामान्य का हमारे साथ कोऑर्डिनेशन, शासन के साथ कोऑर्डिनेशन, ये तीनों चीजें एक साथ वर्क की हैं। और जब स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री जी ये बात कहते हैं कि अमुक तिथि को हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ देख पाएंगे, तो इसके बाद न केवल वो कथनी बल्कि करनी में भी लगातार सुरक्षा बलों का मनोबल, इसके मैं पिछले कई वर्षों से वहां पे पड़ाव और उनके अंतराल को और उनमें विभिन्नताएं देखती आई हूँ। पर ये जो 2 वर्षों में लगातार पैरेलल स्ट्रैटेजी चली है, ये वाकई अभूतपूर्व थी। और वाकई में जो पीछे के बेल्ट में एक तो इनकी नई भर्ती होनी पिछले कई दिनों से बंद हो चुकी थी, और जो व्यक्ति माओवाद की तरफ किसी प्रकार से जबरदस्ती भय, एक आंकड़े कहते हैं कि उनको भय में ला करके, भय बिना होए ना प्रीति, ऐसा माओवादी उस क्षेत्र में कहते थे। तो आज बता दिया कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। आप उनको बहुत दिनों तक के किसी प्रकार का दीमक वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि माओवादियों ने इतने सालों में उस क्षेत्र का कोई कल्याण नहीं किया। उद्देश्य से विहीन, उद्देश्य से भटके हुए लोग थे, जो अन्य लोगों को भी उनके विकास से विहीन कर रहे थे। ये बात वहाँ के लोगों की समझ में आई है, और एक प्रकार से सरकार और जनता ने आपस में हाथ थाम के आज उस क्षेत्र को वाकई एक अलग कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित ही हम बहुत जल्द नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ देखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है मैम, वापस आऊंगी। निपेन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रेखा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ निपेंद्र जी, लगातार सरकार का प्रयास है, जब हम किसी मिशन को लेकर काम कर रहे होते हैं, सरकार के लिए चुनौतियां भी होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, और लगातार पहले से अभी के कंपैरिजन को देखें और पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से अपडेट है कि 258 लोगों ने हथियार डाले, देखिए अच्छी बात है, जागरूकता यदि लाई जा रही है, आत्मसमर्पण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कोई इससे कोई फायदा तो होता नहीं, सिर्फ नुकसान होता है, आम लोगों की जान जाती है, तो बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा निपेन जी कि जो एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा समय जो रह गया है, या थोड़ा सा काम जो बाकी रह गया है,
कैसे इस चीज को सफल किया और कैसे इस चीज को आने वाले समय के लिए भी इन्हीं चुनौतियों को समझते हुए समय से इस टास्क को कंप्लीट किया जाएगा, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की और पूरे प्रशासन की टीम की होती है हर जगह से। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से हमारे जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ और आसपास के जो प्रदेश है उसको नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प लिया था, तो प्रदेश सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ी। और आप देखिएगा पिछले 1.5 सालों में जो है वो कई मुठभेड़ हुए, बड़े बड़े नक्सली लीडर मारे गए और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पित किया। और पिछले 2 दिनों में देखें तो जो बड़े नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व ने 60 लोगों ने गढ़चिरौली में सरेंडर किया हुआ है, और 210 नक्सलियों ने जो आज छत्तीसगढ़ में, तो सरकार जो है वो अपनी विकास योजनाओं के साथ में जो दूर नक्सली प्रभावित क्षेत्र थे वहां तक अपने विकास कार्यों को लेकर जा रही है, वहां के युवाओं को, ग्रामीणों को समझा रही है और उनको उस विकास का लाभ भी दे रही है। पहले जब नक्सलियों के कारण अंदरूनी बस्तर या दूसरे जो अंदरूनी क्षेत्रों में पुल, पुलिया, सड़क या फिर राशन की उनकी जो समस्या थी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या थी, उस दिशा में भी सरकार ने काम किया। जो नियाद निल्लार योजना है, मेरा अच्छा गांव है, इसके माध्यम से गांव गांव में लोगों तक पहुंचे, ग्रामीणों के सुरक्षा बल और सरकार ने ग्रामीणों का विश्वास जीता। उसके कारण जो है नई नक्सली भर्ती टली और जो सुरक्षा बलों के आपस में समन्वय के कारण बड़े बड़े जो नक्सली लीडर मारे गए, उनके कारण नक्सलियों में भय व्याप्त हो गया कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नक्सलियों से उन्होंने अपील की थी, अगर वो हथियार के सही सरेंडर करते हैं तो उनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा। और सरकार ने जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी उपलब्ध कराया। और अभी जो नक्सलियों ने जो समर्पण किया है उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है, 3 साल तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, उनके रोजगार के लिए व्यवस्था की जा रही है। और जो सफलता हमको नक्सल मोर्चों पे जो मिली है, चाहे वो आत्मसमर्पण हो या फिर मुठभेड़ में बड़े नक्सली जो मारे गए हैं, तो जो आत्मसमर्पित नक्सलियों को जो फोर्स में शामिल किया गया, उनके जो अनुभव थे जंगल के, उसका भी लाभ मिला। और सरकार जो है वो जितने भी जो अभी भी जो बचे हुए हैं, जहां तक मेरे खबर मिली थी कि कई जगह पे जो है नदी नाले के कारण नक्सली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे नक्सली भी जो है वो आत्मसमर्पण के लिए सरकार के लिए तैयार है। और आने वाले समय में देखिए, अभी तो आज तो पिछले जो है 2 दिनों में 260 के 70 के आसपास नक्सलियों ने समर्पण किया है। आने वाले समय में उससे भी बड़ी संख्या में जितने भी बस्तर में कार्यरत जो नक्सली है वो उनका भी आत्मसमर्पण होगा, और पूरा जो देश है वो नक्सल मुक्त होगा। ठीक है, वापस आऊंगी। रुपेश जी मुझे सुन पा रहे लाभ जो है वो आत्मसमर्पित नक्सली को मिलेगा। बिल्कुल रुपेश जी, मानते हैं 2025 तक अंदर ही, मतलब लगता नहीं कि इसके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से काम हो रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है आज का जो विषय है राजनीति से हटके हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, क्योंकि नक्सलवाद का तो कोई समर्थन नहीं करता, ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना हम में से कोई करेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि असल में ये जो मिशन है ये कितना सक्सेस हुआ। सभी लोगों की जो राय है वो यही बताती है। अभी तक जितने लोगों से मैंने इस पैनल में बात की, सबको ये लगता है कि लगातार जो प्रयास हैं वो जारी हैं, ऐसे ही जारी रहेंगे तो शायद जो हमारा एक टास्क है, एक टारगेट था, उससे पहले हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। कैसे आप इसको देखते हैं? राकेश जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। निश्चित रूप से राकेश जी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो हम सबकी मूल भावना है, मूल मंशा है, और एक साथ काम करने को हम सब तत्पर हैं। नक्सल मामले में जिस प्रकार से सरेंडर की गतिविधियां हो रही है, आदरणीय दीपक बैज जी ने जिस प्रकार के प्रश्न उठाए, निश्चित रूप से वो सभी के जहन में आता है, क्योंकि दीपक बैज जी आदिवासी क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज नेतृत्व करता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की परिस्थितियां वो बनती है उसको रेखांकित करना और सरकार के संज्ञान में लाना, ये कांग्रेस का और विपक्ष का परम धर्म है। आप एक सामान्य सी बात देखिए राखी जी, जिस प्रकार से नक्सली आत्मसमर्पण करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम हथियार डाल रहे हैं, हमारी विचारधारा वही है। इसका मतलब यह है कि हमको विचारधारा, नक्सलियों की विचारधारा को समाप्त करनी होगी। और जिस प्रकार से पुनर्वास योजना है, जिस प्रकार से उनके लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार दे रही है, उसको भली भांति रूप से सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे,
और जो उनको सहायता राशि मिलनी है या फिर जो जिन गांवों को नक्सल मुक्त गांव होने के बाद वहां विकास की जो परिकल्पना के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, हम सब वहां के विकास को समुचित रूप से करें तो निश्चित रूप से नक्सलवाद की विचारधारा भी समाप्त होगी। एक संशय ये होता है कि यदि नक्सलवादी अपने हथियार डाल करके अपनी विचारधारा को लेकर के फिर से आम जनता के बीच में जाएंगे और आम जनता के बीच जाने के बाद यदि नीतियों का विरोध करने के बाद पर उनकी फिर से मानसिकता नक्सलवाद की ओर उपजेगी तो वो बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। इसको सरकार को इस मामले में संजीदगी के साथ काम करना चाहिए और उस क्षेत्र के जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी समाज सेवी संगठन हैं, आदिवासी क्षेत्र में जो काम करने वाले पत्रकार जगत के लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे जो बौद्धिक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक हैं, उनकी एक सामूहिक विचारधाराओं को लेकर के काम करेगी सरकार तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद समूल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आर.के. शुक्ला जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार जो प्रयास हैं, आज जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं 70 से 75% हमको सफलता मिली है, क्योंकि नक्सलवाद का कोई समर्थन नहीं करता। अभी रुपेश जी ने भी उसी बात को कहा और लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया, कैसे आप इस नक्सलवाद को देखते हैं, कितना वाकई में आप इसमें बदलाव देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो नक्सलवाद खात्मे की ओर है और इसके लिए निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जन समुदाय का समर्थन बधाई का पात्र है, क्योंकि इन चारों की कोऑर्डिनेशन के बिना जो समस्या से हम 30-40 साल से ग्रसित थे, समस्या जहां की तहां बनी थी या बढ़ती जा रही थी, उस समस्या से अब हम छुटकारा मिलने जा रहा है। 70-80% के आसपास मिल चुका है। हमारे प्रदेश में ही 3-4 जिले आज भी बचे हुए हैं जहां इस टाइप के, मैं इनको देशद्रोही मानता हूं, है ना। ये विचारधारा अलग चीज है, बेसिकली ये सब देशद्रोही हैं, क्योंकि जो भी आदमी देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के नागरिकों के लिए और देश या प्रदेश के विकास में बाधा को मैं उसको राष्ट्र विरोधी ही मानता हूं। अब ये संभव क्यों हो पाया, इस पे पहले चर्चा करनी चाहिए, फिर इसके बाद में हम आएंगे कि नक्सलवाद से कौन कौन प्रभावित था या नक्सलियों से कौन कौन प्रभावित था। आपने देखा होगा जितनी भी देशद्रोही शक्तियां हैं वो से बंदूक की भाषा समझती हैं। तो जब से हमारे सुरक्षा बलों ने या हमारी सरकारों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बंदूक का उनको भय दिखाया या बंदूक दिखाई है, इस प्रकार की देशद्रोही शक्तियों का विनाश हुआ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हमारे प्रदेश की नक्सलवादी समस्या हो। अब इतने सालों तक ये समस्या क्यों बनी रही या बढ़ती रही या स्थिर रही? मुझे लगता है नक्सलवाद से सबसे अधिक जो प्रभावित होती है, एक तो वो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़े बाधक होते हैं, दूसरी सामाजिक एकता में भी इस प्रकार की विचारधारा बाधक है, इसको मानना पड़ेगा। बहुत सारे जो हमारे साथीगण बैठे हैं उनसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये हकीकत है। तीसरा आता है कि जो हमारे प्रदेश की और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक उत्थान में भी ये विचारधारा इस टाइप के आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी, जो भी आप बोलना चाहें, माओवादी, जो उसमें भी बाधा थी। चौथी इन्होंने जो बीच में बाधाएं खड़ी करी वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में या देश में जहां जहां भी इस टाइप के जो विचारधारा मानने वाले लोग थे वो हमारी डेमोक्रेसी के भी दुश्मन थे। पंचायत स्तर के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, इवन असेंबली तक के चुनाव में इनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा करता था। तो इस प्रकार की विचारधारा को खत्म किया ही जाना चाहिए। अब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, मुझे लगता है देशद्रोही विचारधारा को हम पोलाइटली ना लेके खात्मे की ओर ही जाना चाहिए, चाहे बंदूक की ही दम पर क्यों ना हो। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनका खात्मा ही होना चाहिए, लेकिन जो पारिवारिक रूप से जुड़े हैं, जैसे कि सरकार सुविधा भी दे रही है, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी, जो अच्छे मतलब ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने वाकई सहयोग किया है प्रशासन को, सरकार को, तो उनको पुलिस में भर्ती भी दी जा रही है। तो
यहाँ तो विश्वास किया जाएगा यदि आत्मसमर्पण करके बढ़ रहे हैं तो, क्योंकि कोई आत्मसमर्पण करने आया आर.के. शुक्ला जी तो उनको मार तो नहीं सकते, ये तो लॉ में कहीं भी नहीं है, तो कैसे करेंगे फिर? नहीं, देखिए मैंने क्या बताया कि भी यदि कोई आत्मसमर्पण करने आ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक मदद की जाना चाहिए, लेकिन उसको पुलिस में भर्ती कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारधारा ऐसे समाप्त नहीं होती। वो सुरक्षा, मैंने शुरू में कहा था कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी घातक थे। उनकी आप मदद करें, आर्थिक रूप से मदद करें, सामाजिक रूप से मदद करें, लेकिन सुरक्षा बलों में उन्हें कोई सी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इसका मतलब समर्थक हूँ। ठीक है, उनके परिवार को आप मदद दें, पढ़ाई में दें, स्वास्थ्य में दें, शिक्षा में दें, मकान दें, निवास दें, जो चाहे वो दें, कम से कम सुरक्षा बलों में उनकी एंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्णिका जी जुड़ी हमारे साथ। चलिए, वर्णिका जी कुछ ही देर के लिए जुड़ी थी, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। संजय जी, एक बार फिर से आप ही से महत्वपूर्ण सवाल। ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न भी है, बड़ी बात भी है। सरकार जो सोच के आत्मसमर्पण हो रहे हैं, उनको लेकर जो सोच रही है या जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, उस पर एक बात ये जो आ रही है कि उनको सुरक्षा बलों में या पुलिस में भर्तियां मत दीजिए, बाकी आप सारी मदद करिए। अब उसके पीछे देखिए सबकी अपनी अपनी राय है संजय जी, लेकिन यहाँ तो सरकार बहुत कुछ दे रही है। अब क्या विश्वास की बात है या कुछ और है? नहीं देंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे, या इसका कोई और हल निकाला जा सकता है? क्या मंशा सरकार की है? और इस बात पर इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, जो सवाल खड़ा किया आर.के. शुक्ला जी ने, क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि आज जो सफलता मिली है ना, उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका जो माओवादी, आत्मसमर्पित माओवादी हैं और उनको लेकर के जो बटालियन बनाई गई है, विशेष तौर पर डीआरजी, जब से माओवादी डीआरजी में कन्वर्ट हुए हैं और वो जाकर के जब उनका गुरिल्ला वारफेयर वहां उन्होंने करना शुरू किया है, तो माओवादी की कमर इससे टूटी है। शुक्ला जी को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। मैं लगातार इस चीज को देख रहा हूं, और चूंकि देखिए बाहर से तमाम फोर्स आपने बुला लिए थे 2003 के बाद से, 2005 से, जब से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई थी 2003 के बाद से, और 2005 से फोर्स आने शुरू हुए थे, लेकिन बाहर से जितने भी फोर्स आए थे वो गुरिल्ला वारफेयर में उस तरीके से निपुण नहीं थे। और बाद में जब हमारा जंगल वारफेयर हमारा कॉलेज शुरू हुआ कांकेर में, उसमें प्रशिक्षण जब दिए जाने लगे तो प्रशिक्षित तो हो जाते थे, लेकिन वहां की भौगोलिक परिस्थिति का आपको पता नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक आजादी के 75 साल बाद तक अबूझ मार्का 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का आपका ऐसा इलाका है जिसका सर्वे तक है नहीं है आपके पास, उसका रेवेन्यू सर्वे नहीं हो पाया है, उसके अंदर क्या है आपको कुछ नहीं पता है। और वो माओवादियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था, जिसको माओवादियों का मुख्यालय भी कहा जाता था। वहां पर तमाम फैक्ट्रियां और उनके छुपने की सबसे मुफीद जगह थी, लेकिन उसको तोड़ने में अगर फोर्स कामयाब हो पाई है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो माओवादी जो आत्मसमर्पित करके आए और उनका डीआरजी में उनकी भर्ती की गई, उनकी बटालियन बनाई गई, और वो जो है सारे फोर्स को ले जा करके, और वहां पर माओवादियों की कमर वहां से टूटी है। तो और दूसरी बात यह है, देखिए हथियार छोड़ करके कोई आता है, ठीक है, कुछ लोग हैं स्ट्रेटजी के तहत आए, और विचारधारा बिल्कुल नहीं खत्म होती, विचारधारा तुरंत से खत्म होगी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो विचारधारा को खत्म होने में वर्षों लगते हैं, समय लगता है, सदियां बीत जाती है, लेकिन अगर कोई हथियार छोड़ करके आता है तो तुरंत से नहीं आता है। ये भी एक लंबी प्रक्रिया होती है विचार की, वो भी एक बदलाव होता है अंदर से और मन से, चाहे कई बार डर के ही हो, ये डर भी होता है, लेकिन अंदर से एक बदलाव भी आता है। क्योंकि आज भी अगर सब उसी तरीके से बदल जाते तो हिरमा भी आकर के आज आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन हिरमा नहीं किया, हिरमा के बटालियन अभी नहीं किया है। हो सकता है कि वो 6 महीने बाद करे या फिर वो न्यूट्रलाइज हो सकता है, लेकिन जो लोग आए हैं उसको आप अपनाइए और दिल से अपनाइए, जैसा आज माझी चालकी ने फूल दे करके उनको अपनाया, और फिर उस पे अगर आप कोई शक शुबा करेंगे, हाँ नजर जरूर रखिए, नजर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो रखना ही चाहिए, ये सतर्कता आपकी है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको इस तरह से अगर क्लासिफाइड करेंगे तो फिर वही होगा
कि समाज फिर बटेगा, फिर अगर वो अपने आप को उपेक्षित समझेंगे तो हो सकता है कि फिर वो माओवाद की तरफ या फिर हिंसा की तरफ वो चले जाए। तो वो जब आए हैं तो उनको गले लगाइए, जैसा कि गृह मंत्री कह रहे हैं, समाज उसको गले लगाने के लिए तैयार है, सरकार गले लगाने के लिए तैयार है, तो उसको गले लगाइए। हाँ, सतर्कता जरूर बढ़ती है कि इसका फायदा वो जो है कहीं ना उठा पाए। मैं एक बात और हमेशा कहता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में जो पीस टॉक हुआ उसको लोग कहते हैं कि माओवादियों ने उसका फायदा उठा लिया, लेकिन मैं चूंकि इस विषय का एक विद्यार्थी भी रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से माओवाद अगर कमजोर हुआ और खत्म हुआ तो उसमें उस पीस टॉक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि जब पीस टॉक हुआ तो सारे जो ओवरग्राउंड माओवादी सामने आए, बहुत सारे लोगों को स्पेस मिला बाहर निकल करके, उससे बाहर माओवाद से बाहर निकलने का, हिंसा से बाहर निकलने का, तो एक बहुत बड़ा वर्ग उससे बाहर निकल करके आ गया था। अभी जो यहाँ सरेंडर हो रहा है, उस सरेंडर के थ्रू अगर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 70% करीब इनकी ताकत खत्म हो गई है, 30% और है, इससे प्रेरित होकर के वो भी अगर बाहर आ जाए तो नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। बहुत सारे सुझाव हैं देखिए, और कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो हमारे आने वाले समय के लिए, क्योंकि लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं, वो कैसे नक्सलवाद को देखते हैं, वो कैसे सरकार के इस प्रयास को देख रहे हैं, और यदि हम इस तरफ बढ़े हैं, सरकार यदि इस तरफ बढ़ी है तो आने वाला समय कैसा होगा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। निपेंद्र जी, एक बात तो है, सरकार बहुत कुछ देती है, आत्मसमर्पण यदि हो रहा है तो सरकार उसके बदले में दे भी बहुत कुछ रही है। तो मुझे लगता है नजर रखने की बात, जैसे कि संजय शेखर जी कह रहे थे, या आर के शुक्ला जी ने एक सवाल उठाया कि उनको भर्तियां मत दीजिए क्योंकि विचारधारा नहीं बदल सकती। मुझे ऐसा लगता है यदि सरकार इतना सब कुछ कर रही है तो सर मॉनिटरिंग तो होगी ही, वो तो आपको करना ही है, रखना भी चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि इन सारी चीजों को देने के बाद हम कितना इसको पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में देखेंगे, ये भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सुविधाएं दी जाती हैं, मॉनिटरिंग हो जाती है, उसके बाद आगे का समय क्या, ये सारी चीज़ों की जो चुनौती और जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन सरकार की है। तो मुझे लगता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, गृह मंत्री जी ने कहा ना कि जो नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे, हम उनको गले से लगाएंगे, और सरकार जो है वो उनके रोजगार की प्रशिक्षण या फिर जो उनके योग्यता के हिसाब से अलग अलग जो है वो ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए ये क्या बोलते प्रतिबद्ध है, और उनके लिए कर भी रही है, उनके बच्चों के शिक्षक ने की। और मैं शुक्ला जी की इस बात का खंडन करता हूं कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को फोर्स में भर्ती नहीं करना चाहिए। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में जो सफलता मिल रही है हमको, तो उनमें आत्मसमर्पित नक्सलियों का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ नक्सली तो ऐसे हैं जो सहायक आरक्षक के रूप में भर्ती हुए थे, और उन्होंने बड़े नक्सलियों का इतना इनकाउंटर किया कि आज वो डीएसपी के पोस्ट तक पहुंच गए हैं, पुलिस निरीक्षक के पद तक पहुंच गए हैं। और सरकार जब किसी आत्मसमर्पित नक्सली को फोर्स में भर्ती करती है तो सीधे उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे नहीं बैठाया जाता है, उनको 2 से 3 साल तक जो है वो मॉनिटरिंग पे रखा जाता है, उनको वॉच किया जाता है, उसके बाद ही जो है वो उनको विशेष क्या बोलते हैं अभियान में भेजा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आज जो हमको सफलता मिल रही है वो बहुत कुछ आत्मसमर्पित नक्सलियों के कारण है, क्योंकि वो जंगल के जो है वो नक्सलियों की कार्यशैली और उनके कार्य करने के तरीके, कार्य योजना सबसे परिचित होते हैं, तो उन सब चीज का लाभ मिला है। और सरकार अगर आत्मसमर्पित कर रही है तो सरकार की जो नीति, आत्मसमर्पण नीतियों का पूरा लाभ जो है वो आत्मसमर्पित नक्सलियों को दे रही है, उनके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सबका इंतजाम कर रही है। और सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि आत्मसमर्पित नक्सली दोबारा फिर से नक्सलवाद की ओर मुड़े, इसीलिए उनके विचारधारा में भी परिवर्तन किया जाएगा। और देखिए, जल्द ही, अभी कहा ना संजय जी ने कि 70% प्रतिशत से अधिक जो है वो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, और जो 2026 मार्च का डेडलाइन है उसके पहले ही हम छत्तीसगढ़ को जो है वो नक्सल मुक्त देखेंगे। और जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे जितने भी जो संगठन है, चाहे माओवाद हो या फिर और देश के अन्य राज्यों में, केंद्र सरकार उनको खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत जो है वो आंतरिक शक्ति के लिए खतरे सभी संकटों से मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त होगा। ठीक है, मैं बस एक बात यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, जब जब कुछ अच्छा प्रयास होता है इस देश में, नक्सलवाद को लेकर यदि बात हो रही है तो कोई इसका समर्थन नहीं करता। मैंने शुरुआत में कहा, सबने इस पैनल में कहा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने किसी की जान ली है उन पर
कौन विश्वास करेगा, उनकी विचारधारा को कौन एक्सेप्ट करेगा। बहुत लोगों ने अपनों को खोया, राजनीतिक रूप से भी लोगों ने अपनों को खोया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद यदि सरकार ने यदि बंदूक से सबक सिखाया तो वो भी बहुत अच्छा था। यदि आत्मसमर्पण करा पा रहे हैं, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। हाँ, उनका भी अपना एक परिवार होता है, तो उनको यदि आप आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उन्हें भी अपना परिवार प्यारा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होंगी। और आपने भी कहा कि मॉनिटरिंग पहले होती है, देखा जाएगा, उसके बाद ही आने वाले समय में उनको जिम्मेदारियां देकर आगे की उनको जो चुनौतियां हैं या जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बहुत आसानी से हो पाएगा। लेकिन हाँ है, जब तक पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाता, फिर तो चाहे बंदूक उठानी पड़े, गोलियां चलानी पड़े, जो भी सरकार कर सकती है, जो प्रशासन कर सकता है, वो बिल्कुल करना है। लेकिन सब चीज़ों के लिए हमको नेगेटिव नहीं होना, मैं सकारात्मक रूप से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम इस कहते हैं ना लाल आतंक को कैसे भी करके बस खत्म करें। हम इन चीज़ों से हम दूर हो जाएं जो बहुत बड़ा एक चुनौती और एक फांस जैसा बना था, जहां पे इतने लोगों की जान गई है। रुपेश जी, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, सरकार जिस तरीके से प्रयास करती है कि यदि आप लोग आत्मसमर्पण करते हैं तो आप लोगों को ये सारी सुविधा, आपके परिवार को ये सुविधा है, इसको किस तरह से देखते? नक्सलवाद को छोड़ करके सामान्य रूप से जिंदगी जीना चाहता है, आतंक के साए से बाहर आकर के जीना चाहता है, तो सरकार को अपना राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें तमाम सुविधाएं देनी चाहिए जो एक आम नागरिक को छत्तीसगढ़ में मिल रही है। इस प्रकार से जो नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वे यदि किसी नक्सल घटना में संलिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं, तो उनके अपराध को क्या छत्तीसगढ़ वापस लेगी, इन सब बातों को भी सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। और जिस प्रकार से शुक्ला जी ने कहा कि सामाजिक भावना के बीच में थी और नक्सलवाद विचारधारा जो उनके मन मस्तिष्क में आज भी है, उसको लेकर के यदि वो समाज के बीच में जाएंगे तो एक सामान्य रूप से एक भय रहेगा कि उनकी जो भावनाएं हैं, नक्सलवाद की जो विचारधारा उनकी रही है या विद्रोह की विचारधारा ही है, वो समाज में पनप न पाए। इसके लिए सरकार को सतत मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और तो और नक्सलवाद जो छोड़ करके आम जनता के साथ आम जीवन जीने के लिए जो आ रहे हैं, उनको सरकार पुनर्वास देने की जो बात की है उसमें कहीं कोताही ना बरती जाए। और साथ ही साथ उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने की पर्याप्त व्यवस्था करे, क्योंकि इन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि हम हथियार छोड़े हैं, तो इस परिस्थिति में पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हो गया। इस बात को मान करके आत्ममुग्धता में हम इस प्रकार के नक्सलवाद आत्मसमर्पण का इवेंट में हम न रहें और आने वाले दिनों में सतत मॉनिटरिंग करके छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कहीं से भी पनप न पाए, इस बात में छत्तीसगढ़ सरकार को मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार को, आदिवासियों को, पत्रकारों को, प्रबुद्धजनों को, विपक्षी दलों को, सभी को विश्वास में लेकर के नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम चलाए और आने वाले दिनों में सतत मॉनिटरिंग करने की भी जवाबदारी एक सामूहिक प्रयास करके करे, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होगा, पूरी तरह से विचारधारा समाप्त होगी। हम उसका निरंतर स्वागत करेंगे और छत्तीसगढ़ की आम जनता लाल आतंक के भय से मुक्त होगी और विकास की परिकल्पना छत्तीसगढ़ में धरातल पे लागू होगी। ये हम सबकी मूल मंशा है। बिल्कुल। आर.के. शुक्ला जी, अपनी बात रखिएगा। जी, अभी इस पैनल में सबसे पहले मैं जो है ना प्रश्न खड़ा किया था हमारे संजय भाई ने, शायद वो मेरी बात पूरी तरीके से सुन नहीं पाए। मैंने जो भी आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी नक्सलवादी हैं, उनका मैंने बहिष्कार का नहीं बोला। मेरा ये कहना था कि उनको आप आर्थिक मदद दें, सामाजिक मदद दें, स्वास्थ्य की तरह दें, शिक्षा दें, परिवार को दें, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा ये कहना था उनको किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में सहभागिता नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं देश में हैं। क्योंकि समय का अभाव है, आधा घंटा अगर मिले तो मैं आपको ऐसे 50 उदाहरण दिखा सकता हूं, स्पेशली वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करेंगे। तो मैंने उनके बहिष्कार की बात नहीं करी, उनको सुरक्षा बलों में भर्ती करने का मैंने विरोध किया था। मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूं। दूसरा मैं जवाब देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का। उन्होंने जो बोला कि वो खंडन करते हैं, भाई कहने की आजादी आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन
आप हर समस्या को या हर दृष्टिकोण को वोट के हिसाब से देखते हैं। मैं उस चीज को देश के हिसाब से सोचता हूं। आपको वोटर नजर आ रही हैं कि हम इसके आड़ में भी वोट ले जाएं। मुझे अपना देश नजर आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था। और मैं आपकी बात का भी खंडन करता हूं कि आपने जो बात बोली वो शायद आपका दृष्टिकोण हो सकता है, आपकी पार्टी का दृष्टिकोण हो सकता है, इट इज डिफरेंट मैटर। मैं अपनी बात को आज भी स्ट्रांग करता हूं। मैं वोट की नजर से नहीं देख रहा हूं, मैं देश की नजर से देख रहा हूं। देशद्रोही कोई भी हो, किसी भी लेवल के हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसानदायी ही हो सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी को अब वो भला कर सकता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सी पार्टियां दावा करती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जेएनयू में नारे लगाते हैं, है ना, जम्मू कश्मीर में नारे लगाते हैं, लेकिन अगर जब वोटों की बारी आती है तो हमारी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ में सांठगांठ कर लेती हैं। इसलिए मैंने बोला आपका नजरिया वोट का हो सकता है, मेरा नजरिया देश का है, था और रहेगा। ठीक है संजय जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। सर, इतनी जागरूकता पहले से और अभी के समय में आज यदि हम इस तरफ बढ़े हैं, या हमारी एक बड़ी सफलता है? मैं तो देश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आर के शुक्ला जी कह रहे हैं, तो बिल्कुल देखूंगी। देखिए, नक्सलवाद बात सिर्फ छत्तीसगढ़ तो सीमित नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप बाकी स्टेट देख लीजिए, पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पूरे देश के नजरिए से हमें ये देखना है। सरकार का ये अभियान सिर्फ छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के लिए नहीं, सरकार का तो अभियान ही ये है कि नक्सल मुक्त भारत। तो हम पूरे देश की यदि बात करें और इन सुविधाओं के साथ यदि कह लीजिए कि एक अट्रैक्ट करने की भी कोशिश है कि हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, बंदूकों से तो हम देंगे ही जवाब, यदि खुद ही आ जाते हैं तो आपको सहूलियत भी है। तो जब उनके पास कुछ नहीं बचता और उन्हें पता है कि सरकार इतनी स्ट्रांग हो गई है, प्रशासन स्ट्रांग है, तो मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो वो खुद आगे बढ़कर आए हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो जागरूकता पैदा की गई है संजय जी, ये इसमें लिए सबसे बड़ा हम क्रेडिट किसको दे सकते हैं और कैसे इतना डेवलपमेंट ये एकदम से हुआ? क्योंकि पहले नहीं था, पहले तो मार काट और हर दूसरे दिन एनकाउंटर, हर दूसरे दिन मुठभेड़, हर दूसरे दिन अटैक, ये खबरें आती थी। आज इससे हम बहुत दूर हैं। देखिए, मैं पिछले 25 साल से लगातार बस्तर जाता रहा हूँ। बस्तर मेरा पसंदीदा जगह है और अबूझमार की यात्राएं मुझे लगती है कि एक पत्रकार के रूप में मुझसे ज्यादा कोई नहीं किया होगा। छत्तीसगढ़ के जितने टॉप नक्सल लीडर है, मैंने करीब करीब सबका इंटरव्यू किया है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आज जो सफलता मिल रही है उसमें एक बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो आत्मसमर्पित माओवादी हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है फोर्स आपके पास पहले भी थे, बहुत सारी बटालियन, नगा से लेकर के और बीएसएफ से लेकर के तमाम बटालियन थे और तमाम अभियान होते थे, लेकिन आप सफल नहीं होते थे क्योंकि आपकी ट्रेनिंग, जरूर ट्रेनिंग की कमी थी, तो आपने जंगल वारफेयर कॉलेज बना लिया, वहां आपकी ट्रेनिंग हो जाती थी, लेकिन आपको भौगोलिक परिस्थितियों का पता नहीं था, उनके क्रियाकलाप किस तरीके से उनकी है वो पता नहीं था। लेकिन जब आत्मसमर्पित माओवादी आए और उनको आपने डीआरजी में भर्ती किया और फिर उसके बाद जो अभियान शुरू हुआ उस पे भरोसा करके फोर्स ने, और एक तरीके से पूरे मूवमेंट को गाइड करने वाले अगर कोई हैं तो वो आत्मसमर्पित माओवादी हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं जो इतना एनकाउंटर किया है जिसकी वजह से उसको डीएसपी तक उसकी पदोन्नति हो गई है, निरीक्षक बन गए हैं, इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो वो हाँ, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि उसको माइन्यूटली आपको देखने की जरूरत होगी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपके लिए खतरा पैदा करें, लेकिन आपका सिस्टम इतना बेहतर है। अब पहले भी जो माओवादी आए उसको सीधे थोड़े डीआरजी में ले लिया गया, सीधे थोड़े उनको बनाया गया, उनको पहले मॉनिटर किया गया और मॉनिटर करके बहुत सारे अभियानों पे भेजा गया, और जब भरोसा जगा फोर्स को तो फिर उनके अनुसार ऑपरेशन शुरू हुआ और उनको आगे रख करके वो मॉनिटरिंग करके ऑपरेशन किया गया। तो इसलिए इसको उस रूप में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है, शुक्ला जी के इस बात से जरूर मैं सहमत हूं कि देश है और देश सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन हमारी संविधान की मूल भावना क्या है? हमारी संविधान की जो मूल भावना है, हमारी संविधान की मूल भावना ये है कि हम अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं, और उसको सुधरने का मौका दे। ये हमारी संविधान की मूल भावना है।
तो जब आत्मसमर्पण करके वो आ रहा है, वो बदलने के लिए तैयार है, तो हमको भी आगे सतर्कता के साथ ही हमको उसको गले लगाना पड़ेगा। तब जाकर के समाज एक बनेगा, तब जाकर के वहां पर चीजें, अगर उसको आप एक तरीके से डिफरेंशिएट करके रखेंगे, उनको अलग थलग रखेंगे, तो फिर तो उनको अपनी विचारधारा ज्यादा प्रिय लगेगी। उनको ये बताना है कि आपकी जो विचारधारा है, माओइज्म जो है, माओ से जो आप प्रभावित थे, माओ से ज्यादा हमारा संविधान जो है, भारत का लोकतंत्र जो है, भारत के जो गले लगाने की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उनको बताना पड़ेगा। और दूसरा, नहीं तो हमारा फोर्स है ना तैयार, आखिर आज जो हुआ है वो फोर्स के उनको न्यूट्रलाइज करना जब शुरू कर दिया, उनके सबसे बड़े लीडर जो है जो महासचिव, उसको मार दिया, दो सेंट्रल कमेटी मेंबर को मार दिया, तब तो ये मजबूर हुए है ना। तो हमको अपने फोर्स पे भी भरोसा है कि अगर ऐसा कोई करेगा तो हमारी फोर्स उनका मुकाबला कर लेगी, रणनीतिकार उसका मुकाबला कर लेंगे। तो हमको इसको भी देखने की जरूरत है। और मैं फिर से कहूंगा कि पहली बार देश में पूरी, और देखिए मैं ईमानदारी के साथ ये भी कहूंगा कि पिछली सरकार भी थी, पिछली सरकार कांग्रेस को बीजेपी कई बार कह देती है कि वो माओवादी को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, उनके थोड़ी सिंपैथी उनके साथ हो जाती है। लेकिन मैंने देखा पिछली सरकार में भी कई कैंप खोलने के इतने विरोध हुए, 2-2 साल तक आंदोलन होते रहे, तमाम संगठन वहां आंदोलन करती रही, लेकिन कांग्रेस उससे डिगी नहीं, वहां पर खुला। तो इस पे सबका योगदान है। ठीक है, बीजेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्रेडिट सबसे ज्यादा बीजेपी को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, सुरक्षा बलों को जाएगा, लेकिन समाज भी साथ है, राजनीतिक दल भी साथ है। तो ये एक साझी लड़ाई है जिसको हम करीब करीब 70-80% जीत लिए हैं, 20% जीतना बाकी है, और इसमें हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को जीतनी है। ये जीत सबकी होगी, साझी जीत होगी। बिल्कुल। और सबसे अच्छा जो मैसेज है वो ये है संजय जी, इस पूरी चर्चा से भी और वैसे भी जो मैसेज जा रहा है कि कहीं कोई राजनीतिकरण फिलहाल इस पर नहीं हुआ, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इस पैनल में भी और वैसे भी यदि कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने प्रयास किया, आप खुद इस चीज को बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में प्रयास कर रही है, ये पूरा अभियान है। तो ये एक साझा प्रयास है, और जब नक्सलवाद के लिए साझा प्रयास होगा, राजनीतिकरण नहीं होगा, तो जीत 100% बहुत आसान हो जाएगी। और मुझे लगता है जो डेडलाइन है वो शायद इस 2025 में ही खत्म हो जाएगी, यदि ऐसे ही राजनीतिक रूप से भी सकारात्मक लोग बात करेंगे। फिलहाल समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद का खात्मे के लिए जो एक मिशन चलाया गया, भारत को नक्सलवाद से बिल्कुल दूर रखना है, और नक्सलवाद मुक्त अभियान की जो बात हो रही है उसको लेकर लगातार सरेंडर हो रहे हैं, आत्मसमर्पण हो रहा है। सरकार को बिल्कुल क्रेडिट जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो देश के नक्सलवाद को खत्म करने की बात है तो समय समय पर जो सरकारें रही उन्होंने प्रयास किया है, और यदि ये इसी रफ्तार से बढ़ा तो जो डेडलाइन है उससे पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।